पहाड़ों के जंगल में एक लड़की घूम रही थी। ये क्या, मुझे कहीं वो पुष्प मिल क्यों नहीं रहा है? तितली मुखी पुष्प तो यही होना चाहिए। तभी वहाँ से कुछ तितलियाँ उड़कर एक दिशा की ओर जा रही थीं। एक साथ ये तितलियाँ कहाँ जा रही हैं? जरूर हो ना हो ये सभी तितली मुखी फूल के पास ही जा रही होंगी। मुझे पीछा करना चाहिए। जिसके बाद वो लड़की उन तितलियों के पीछे पीछे जाने लगी, जहाँ सभी तितलियाँ एक सुंदर फूल के पास मंडराने लगी। आखिरकार मुझे वो फूल मिल ही गया। अब मेरा भाई बच जाएगा। ऐसा कहते ही वो उस फूल के नजदीक जाती हैं और जैसे ही वो उस फूल को तोड़ने की कोशिश करती हैं, अचानक से एक तेज रोशनी फैलती है और वो देखते ही देखते पल भर में वो एक तितली में बदल जाती है। अरे ये क्या हो गया? मैं तितली में कैसे बदल गई? मुझे जल्दी से मक्खन लाल के पास जाना होगा। अरे कितनी बेवकूफ है वो लड़की है। अरे मैंने कहा कि तितली मुखी फूल तुम्हारे भाई को ठीक कर सकती है और वो मेरी बातों में आ गई है। अरे मालिक, वो तो आना ही था। आखिर वैद्य जी ने भी तो हमारा साथ दिया है। मजा आ गया मालिक, मजा आ गया। अरे अब माखन लाल जी ने कहा तो मैं भला कैसे मना कर सकता था है? अरे भला कोई पागल इंसान ही होगा जो इतने सारे धन को ठुकरा सकता है। अरे अब अगर आपका काम हो गया है तो। अरे हाँ वैद्य जी, क्यों नहीं। बस आप घर जाइए, मंगलू आपके घर तक सारे पैसे पहुंचा देगा। आप बस घर जाइए, ठीक है वैद्य जी। साजिश, इतनी बड़ी साजिश इन तीनों ने मिलकर रची है। अब पता नहीं मेरे बिना मेरे भाई मुन्ना का और मेरी बहन अदिति का क्या हाल हो रहा होगा। दीदी पानी चाहिए दीदी। ये ले मेरे भाई, पानी पी ले। अदिति दीदी, अमृता दीदी कहाँ गई हैं? अभी तक क्यों नहीं आई वो? हाँ, क्या वो भी हमें छोड़कर चली गई है? नहीं मुन्ना, अमृता दीदी हमें छोड़कर कहीं नहीं गई हैं। वो तो तेरी बीमारी की दवाई लेने गई थी। वो आ जाएंगी, तो चिंता मत कर और आराम कर। मुन्ना को सुलाने के बाद अदिति रसोई घर में चली जाती है। ये क्या, घर का राशन भी खत्म हो गया है और मुन्ना की तबीयत भी ठीक नहीं है। अमृता दीदी, आप कहाँ हो? अभी तक क्यों नहीं आई? जल्दी आ जाओ। अदिति का मनोबल टूटने लगता है और वो अपने भाई को जैसे तैसे संभाल तो रही थी, लेकिन वो थी तो एक छोटी सी बच्ची ही। वहीं अमृता उन दोनों की हालत को देखकर रो पड़ती है। अदिति मेरी बहन, हिम्मत मत हारना। मैं भले ही तितली में बदल चुकी हूँ, पर हमेशा तुम दोनों के साथ ही रहूंगी। काश कि मैं अब कभी इस गांव में आई ही नहीं होती। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे रंग बिरंगे फूल। अरे बेटी अमृता, अरे मैं तब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे पूजा करनी है और फूल चाहिए थे, दे दोगी? हाँ काका, क्यों नहीं, बताइए कौन से फूल चाहिए? मुझे तो गेंदे के फूल चाहिए। वैसे बेटी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछनी थी। यहाँ तुम्हारी कमाई तो हो रही है ना बेटा? हाँ, उतनी कुछ खास तो नहीं, पर घर चल जाता है। लगा ही था। एक काम करना बेटी, शाम को एक बार मुझसे मिलना। मैं अपने घर पर ही रहूंगा। फायदे की बात बतानी थी तो मैंने सोचा तुम्हें बता ही दूं। ठीक है ना बेटा, शाम को मिलना। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी अमृता से फूल लेकर चला जाता है और अमृता भी अपने घर चली जाती है। नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगा। जिद मत कर मुन्ना, और जो मिल रहा है चुपचाप खा ले। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। अब आप ही समझाओ ना, इसे ये सब्जी नहीं खा रहा है। मैं ये सब्जी 4 दिनों से खा रहा हूँ। रोज रोज एक ही सब्जी मैं नहीं खा सकता। मुझे भी कुछ अच्छा खाने का मन करता है।
जैसे खीर पूरी। मुझे ये सब कुछ नहीं खाना। मुन्ना, तुझे पता है ना कि दीदी उतना नहीं कमा पाती कि हम खीर पूरी खा सकें। एक तो दीदी इतनी मेहनत करती है और हमारे लिए इतना कुछ करती है, उसमें भी तुझे शिकायत है। इतना ही खाने का मन है तो तू खुद से ही क्यों नहीं कमा के खा लेता? अगर ऐसा है तो ठीक है, मुझे नहीं खाना तुम लोगों के साथ। मैं जा रहा हूँ, खुद कमाऊंगा और खुद खाऊंगा। अरे नहीं मुन्ना, रुको। मुन्ना को अदिति की बात दिल पे लग जाती है और वो अमृता की बात भी नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। ये क्या अदिति, ये तुमने क्या किया? वो अभी सिर्फ 12 साल का बच्चा है, उसके अंदर दिमाग नहीं है। पर तुम तो बड़ी हो ना। बड़ी हूँ इसीलिए उसे समझा रही हूँ। जाने दो उसे, जब पेट में चूहे कूदेंगे ना तो खुद उठकर आ जाएगा यहाँ। जोश जोश में बोल तो दिया कि खुद कमाऊंगा। हाँ, खुद कमाऊंगा, पर मैं क्या करूँ अब? मुन्ना ये सब सोच सोच कर परेशान हो ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक दुकानदार पर जाती है और वो उसके पास चला जाता है। अरे आओ 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 बच्चे आओ, तो बताओ क्या चाहिए बेटा? हैं? काम चाहिए। मुझे काम चाहिए। क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम है? हैं? अरे इतना छोटा बच्चा और काम ढूंढ रहा है? देखो बच्चे, अरे बेटा अभी तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है, अभी तुम काम करने लायक नहीं हो। कुछ सालों बाद आना, मैं जरूर काम दूंगा बेटा। पर चाचा, मुझे काम की जरूरत अभी है। अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? और लगता है इसका कोई परिवार नहीं है। बेचारा बच्चा। ठीक है बच्चे, तुम चाहो तो मेरे यहाँ काम कर सकते हो। हाँ, क्या सच में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुन्ना को काम मिल जाता है, जिस वजह से मुन्ना काफी खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमृता और अदिति दोनों ही मुन्ना को ढूंढ रहे होते हैं। मुन्ना, मुन्ना कहाँ है तू? आवाज दे मुन्ना। कोई फायदा नहीं दीदी, लगता है मुन्ना यहाँ नहीं है। शाम होने चली है और मुन्ना अभी तक घर नहीं आया। पता नहीं कहाँ चला गया होगा। आप चिंता मत कीजिए दीदी, मुन्ना यहीं कहीं होगा, आगे चलकर देखते हैं। ऐसा कहकर दोनों मुन्ना को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाम हो जाती है और मुन्ना के काम को देखकर वो दुकानदार बहुत ही खुश हो जाता है। अरे क्या बात है बे छोटे, तू है तो छोटा पर तेरे काम करने के तरीके से तो दिखता है। अरे तू बहुत माहिर है रे, बहुत माहिर। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा तेरा काम देखकर। ये ले तेरी आज के मेहनत के पैसे, और कल जल्दी आ जाना, ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है सेठ जी। जिसके बाद मुन्ना वहाँ से चला जाता है। पैसों को देखकर वो बहुत ही खुश होता है। मेरी मेहनत की कमाई है। वैसे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कितने पैसे हैं, लेकिन लगता है दीदी से मैंने ज्यादा ही कमाया है। अब खरीदूंगा खीर और मेरी दोनों दीदियाँ भी खुश हो जाएंगी। तभी सामने से अमृता और अदिति दोनों ही दौड़ते हुए आते हैं। ये मुन्ना, ये पैसे कहाँ से आए? अरे अमृता दीदी, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गई। ये देखो, हाँ, मैंने कितने सारे पैसे कमाए हैं। मुन्ना अपनी मेहनत के कमाए पैसे उन दोनों को दिखाता है, जिसे देखकर अमृता हैरान हो जाती है। ये मुन्ना, ये पैसे कहाँ से आए? वो मैंने बाजार में एक दुकानदार के यहाँ काम किया तो उन्होंने ही दिए हैं। इसमें खीर आ जाएगी ना दीदी? मुन्ना की बात सुनकर अमृता का दिल पिघल जाता है और वो रोने लगती है। मुझे माफ कर देना मेरे भाई, मैं इतनी काबिल भी नहीं बन पाई कि अपने छोटे भाई को खीर खिला सकूं। मेरी ही नाकामी है। मेरे इतने छोटे भाई को काम करना पड़ रहा है, मुझे माफ कर दे। नहीं 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 दीदी, आप रोइए मत। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है।
मुझे माफ कर दीजिए। घर के हालात देखने के बाद भी मैं उल्टी पुल्टी इच्छाएं मांगता रहता हूँ। हाँ, कभी खिलौने तो कभी खीर तो कभी कुछ और। पर अब से आप चिंता मत कीजिए, अब से मैं भी काम करूँगा और देखना हमारी हालत बहुत अच्छी सुधर जाएगी। हाँ। नहीं मुन्ना, अभी तेरी उम्र काम करने की नहीं है। तेरी दीदी के होते हुए तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। पर अमृता दीदी। मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। अब चलो चलते। ये क्या दीदी, ये हम किसके घर आए हैं? अब चलो चलते हैं, अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। उसके बाद वो तीनों ही घर के अंदर चले जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी जिसे सुबह मिलने के लिए बुलाया था वो आता है। अरे अमृता बेटी अरे तुम आ गई बेटा। आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। नहीं काका, मुझे अभी घर के जाकर ना खीर बनानी है, इसीलिए मैं अभी नहीं बैठ सकती। आप मुझे कुछ फायदे की बात बताने वाले थे। हाँ बेटा, देखो अमृता बेटी, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना बेटी। तुम्हारे फायदे की ही बात है। यहाँ लोगों के घर घर में फूल मिल जाते हैं और यहाँ के लोग मेहनती भी तो होते हैं, तो खुद ही तोड़ लाते हैं। इसलिए यहाँ तुम्हारे फूल बिकते नहीं है बेटी। हाँ काका, वो तो है, पर अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अरे इसलिए तो मैं तुम्हें ये बात बताने जा रहा हूँ। सुल्लाहपुर नाम का एक गांव है, बहुत ही प्रसिद्ध गांव है। वहाँ के लोग दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और वहाँ कोई फूल भी नहीं बेचता। न ही किसी के पास उतना समय होता है कि जंगलों से फूल तोड़ लाए। मैं उस गांव में कल जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ चलो और वहीं रहो और फूल बेचो तो मुझे उम्मीद है तुम्हारी हालात पहले से भी बहुत सुधर जाएगी। हाँ। पर काका आप। देखो, सोचने के लिए रात भर का समय है, अच्छे से सोचना। अगर जाने का मन बन जाए तो मेरे यहाँ कल आ जाना और रहने की चिंता मत करना, मैं व्यवस्था करवा दूंगा। क्या हुआ दीदी, इतना क्या सोच रही हो? उन्होंने जो कहा मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। वैसे भी यहाँ कुछ नहीं रखा है। हाँ दीदी, मैं भी चलने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है हम दूसरे गांव ही चले जाएं। हाँ, पर इस घर में हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, खासकर माँ बाबा की। तो क्या हुआ दीदी, यादें तो हमारे दिमाग में मौजूद होती हैं और हम जहाँ भी जाएंगे माँ बाबा ऊपर से हमें देख रहे होंगे ना, वो भी नहीं चाहेंगे कि हम इस हाल में रहें। इसलिए कह रही हूँ दीदी, चलो चलते हैं। अमृता अदिति की बात को गौर से सोचती है और चलने के लिए तैयार हो जाती है। तीनों बहुत खुश होते हैं और अगले दिन सुबह होते ही वो सभी सुलहपुर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये रहा तुम तीनों की रहने की जगह। ये घर थोड़ा छोटा है और इस घर की हालत भी थोड़ी खराब है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम फूल बेचकर ही इतना कमा लोगी कि एक नया और अच्छा घर कुछ महीनों में ही खरीद लोगी। हाँ, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ बेटा, है ना? दीदी, ये घर देखा जाए तो इतना भी बुरा नहीं है। हाँ सही कहा मुन्ना। अब बस देखते हैं कि जो उन्होंने कहा था कि फूल बहुत बिकेंगे, वो बिकते हैं या नहीं। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे रंग बिरंगे फूल। अमृता इस गांव में आते ही फूल बेचना शुरू कर देती है और जैसा उसने सोचा था उससे भी ज्यादा और तेजी से उसके फूल बिकने लगते हैं। अमृता ये देख बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि दूर से ठाकुर का बेटा मक्खनलाल अमृता को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। अरे क्या बात है मालिक,
मैं तभी से देख रहा हूँ आपको। हैं? आप उस फूल बेचने वाली को देखे ही जा रहे हो। आखिर चक्कर क्या है? अरे क्या बताऊं मंगलू, क्या बताऊं। मेरी तो नजर ही उस लड़की से हट ही नहीं रही है। अरे मन कर रहा है बस उसे देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। भगवान ने भी क्या फुर्सत में इस सुंदर कली को बनाया है रे। वाह। अरे तो सिर्फ देखने का ही इरादा है या बात भी करोगे, हैं मालिक? जिसके बाद मक्खन लाल अमृता के पास आता है। आपको भी फूल चाहिए क्या? बताइए कौन सा फूल दूं? मुझे फूल नहीं, फूल बेचने वाली चाहिए। फूल बेचने वाली? मैं कुछ समझी नहीं। अरे यही कि मालिक को तुम बहुत ही पसंद आई हो और वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। यहाँ के ठाकुर के बेटे हैं, शादी कर लो, तुम जैसी गरीब की किस्मत ही बदल जाएगी। अरे मंगलू, पूछ क्या रहा है? अरे इस जैसी गरीब की औकात भी क्या है मुझे मना करने की? अरे इस जैसी लड़की तो मुझसे शादी करने के लिए मरती है। अब चलो मेरे साथ, हम आज ही शादी करेंगे, चलो। ऐसा कहते ही मक्खन लाल अमृता का हाथ पकड़ लेता है और अमृता डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नहीं, मुझे छोड़ दो। तुम जैसे गिरे हुए लोगों से मुझे शादी नहीं करनी। बचाओ, कोई है? तभी वहाँ वो बूढ़ा आ जाता है। अरे ये क्या कर रहा है माखन लाल? अरे छोड़ उसे, अरे मैं कहता हूँ छोड़। अरे ओ बुढ़े, अब तू कहाँ से बीच में आ रहा है? अपना काम कर। मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश करेगा तो ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा, समझा? तेरी इतनी हिम्मत है कि तूने धमकी देने की कोशिश करी मुझे, है? अरे सीधे सीधे बोल रहा हूँ, चुपचाप चला जा यहाँ से, नहीं तो गांव वालों को बुलाकर ऐसी कुटाई करवाऊंगा कि कभी किसी को अपनी शकल दिखाने के लायक नहीं बचेगा, समझा ना? क्या बोला बुढ़े? तेरी तो। अरे 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 मालिक मालिक मालिक, अरे चलिए यहाँ से, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। अरे हम बाद में निपट लेंगे इन दोनों से, अभी चलिए मालिक, इनको तो बाद में देखते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तू ठीक है ना बेटी? हाँ हाँ काका, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं ठीक हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर में कुछ काम है। ऐसा कहकर अमृता वहाँ से चली जाती है। दीदी, दीदी आप आ गई? क्या बात है दीदी, आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? फूल नहीं बिके क्या? अरे नहीं नहीं मुन्ना, यहाँ तो मेरी सारी ही फूल बिक गई। यहाँ फूलों की बिक्री बहुत अच्छी हुई है। मैं तो ये सोच रही थी कि जब बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो कैसा घर खरीदूंगी। अच्छा तो ये बात है, आप भी ना दीदी अभी से ही ये सब सोचने लग गई। उम्मीद है कि वो ठाकुर का बेटा कहीं फिर से मुझे परेशान ना करे। फिलहाल मैं इन्हें बाजार में क्या हुआ वो सब नहीं बता सकती। अरे उस लड़की की इतनी हिम्मत है कि वो मुझे ठाकुर के बेटे को मना करे। एक तो उस जैसी गरीब और फटीचर लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ, ये उसकी खुश नसीबी होनी चाहिए। और वो है कि हाँ, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं मालिक? वो भले ही गरीब हैं लेकिन घमंडी भी बहुत हैं। बस एक मौका मिल जाए, मुझे कैसे भी करके एक मौका मिल जाए, फिर उसका जो हाल होगा वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती है वो। एक तरफ मक्खन लाल क्रोध और बदले की आग में झुलस रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमृता और अदिति और मुन्ना की जिंदगी अच्छी हो रही थी। रोज ही अमृता के सारे फूल बिक जा रहे थे, पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि एक दिन अमृता दीदी, ये मुन्ना ठीक क्यों नहीं हो रहा है? 3 दिन हो चुकी है पर इसका बुखार उतर ही नहीं रहा है। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा दीदी। हे भगवान, उम्मीद है कि मुन्ना को कोई गंभीर बीमारी ना हो।
मैं अभी वैद्य को बुला कर लाती हूँ। जिसके बाद अमृता दौड़ते भागते वैद्य के पास पहुंचती है और उन्हें अपने साथ अपने घर लेकर आती है। माफ करना, पर ये बच्चा शायद अब नहीं बच पाएगा। इसे एक गंभीर बीमारी हो चुकी है और बुखार के कारण 1 सप्ताह के अंदर ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। क्या? ये नहीं हो सकता। वैद्य जी कह दीजिए ये झूठ है। मुन्ना को कुछ नहीं हो सकता। हाँ वैद्य जी, आप तो वैद्य है ना, तो आप मेरे भाई को बचा लीजिए। मैं इसे मरते हुए नहीं देख सकती। और देखो, इसे बचा तो लेता, लेकिन इसकी बीमारी को ठीक करने के लिए तितली मुखी फूल की आवश्यकता है, और वो फूल कहाँ मिलता है वो मुझे भी नहीं पता। लेकिन एक इंसान है जिसके पास ये फूल मिल सकता है, ठाकुर के बेटे मक्खन लाल के पास। क्या कहा? मक्खन लाल? ठीक है, मैं उसके पास जाऊंगी और वो फूल कैसे भी करके लाऊंगी। जिसके बाद अमृता सीधे मक्खन लाल के घर पहुंचती है। और क्या बात है, आज महारानी मेरे घर आई हैं? हैं? अरे कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हैं? अरे मालिक, लगता है मैं भी आपके सपने में घुस चुका हूँ। अरे ये फूल बेचने वाली घमंडी लड़की तो मुझे भी दिख रही है, हैं? मैं यहाँ भीख मांगने आई हूँ। मेरा भाई मौत के कगार पर आ चुका है। वैद्य जी ने कहा है कि अगर तितली मुखी फूल नहीं मिला तो मेरा भाई नहीं बचेगा। इसीलिए मैं तुम्हारे सामने भीख मांगती हूँ। मुझे वो तितली मुखी फूल दे दो। अच्छा तो ये बात है, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, हैं? मुझे पता है तुम मेरी मदद बिना किसी वजह के नहीं करोगे, इसीलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या कहा? शादी? अरे तुम्हें क्या लगता है मैं तुम जैसी गरीब और घमंडी लड़की के साथ शादी करूंगा? हैं? अरे कभी नहीं, मैं नहीं करूंगा। देखो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। वो तितली मुखी फूल मुझे दे दो। इसके लिए तुम जो कहोगी मैं वो करूँगी। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मैं इसके लिए एक छोटे से मासूम की जान मत लो। हाँ ठीक है, ठीक है। अब ज्यादा गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास फिलहाल तो तितली मुखी फूल तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कहाँ मिल सकती है। तुम्हें अपने भाई की इतनी ही चिंता है तो जाओ और जाकर खुद ढूंढ लो। जिसके बाद मक्खन लाल अमृता को उस फूल के बारे में सब बता देता है और अमृता उस तितली मुखी फूल को लेने चली जाती है। ये क्या किया मालिक आपने? इस घमंडी लड़की को उस तितली मुखी फूल के बारे में क्यों बताया? हाँ? क्योंकि यही तो मेरी चाल है। तुम्हें शायद पता नहीं है, पर उसके भाई को कोई गंभीर बीमारी नहीं हुई है। जब उसके भाई को बुखार हुआ था तभी मुझे पता था कि वो वैद्य के पास जरूर जाएगी, और तभी मैंने वैद्य से मिलकर ये साजिश रची है। हैं? पर इससे भला क्या हो जाएगा? वो फूल लेकर आएगी और फिर उसका रस पिला देगी। अरे नहीं मंगलू, नहीं, अब वो कभी नहीं आ सकती, क्योंकि तितली मुखी फूल की एक ऐसी कहानी है, जो भी उस फूल को छूता है वो कभी वापस नहीं आ पाता। ठीक है मुन्ना, तू आराम कर, मैं फूल बेच कर आती हूँ। जब तक दीदी नहीं आती तब तक मुझे ही फूल बेचना पड़ेगा। ऐसा कहकर अदिति अपने घर से निकल जाती है और गली गली जाकर फूल बेचने लगती है। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे रंग बिरंगे फूल। अरे रुको रुको छोटी बच्ची, मुझे भी फूल खरीदने हैं। मुझे ये लाल वाले। वैसे एक बात बताओ छोटी बच्ची, तुम इतनी छोटी हो और ऐसे फूल बेच रही हो, तुम्हारे माता पिता नहीं है क्या? माता पिता तो नहीं है, बस एक छोटा भाई है। एक मेरी बड़ी दीदी है। बड़ी दीदी ही फूल बेचने का काम करती है, लेकिन अभी घर के हालात ठीक नहीं है तो मैं बेच रही हूँ। अच्छा, सुन के खराब लगा। वैसे जान सकती हूँ कि क्या मजबूरी पड़ी है, तुम्हें ऐसे फूल बेचने पड़ रहे हैं? उस बूढ़ी औरत के पूछने पर अदिति सारी घटना बता देती है,
जिसे सुनकर बूढ़ी औरत हैरान हो जाती है। क्या कहा? तितली मुखी फूल? और ये मेरे बेटे ने तुमसे कहा? हाँ, आपका बेटा। हाँ, इस गांव का वैद्य और कोई नहीं, मेरा बेटा ही है। लगता है उसने चंद पैसों के लिए लालच में झूठ कहा, क्योंकि तितली मुखी फूल बहुत ही हानिकारक है। देखो बच्ची, मुझे अपने घर ले चलो, मुझे भी इलाज करना आता है, मैं तुम्हारे भाई को ठीक कर सकती हूँ। जिसके बाद अदिति उस बूढ़ी औरत को अपने साथ ले चली जाती है अपने घर, जहाँ वो औरत मुन्ना को देखती है और तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। देखो बेटी, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं हुआ है। ये एक मौसमी बीमारी है जो इस मौसम में बच्चों को होती रहती है। ये बुखार पूरी 1 सप्ताह तक रहता है, उसके बाद खुद ठीक हो जाता है। तुम्हारा भाई भी 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। क्या आप सच कह रही हैं? तो फिर मेरी दीदी? तुम्हारी दीदी यहीं आसपास है। देखो, मुझे पता है तुम एक तितली में बदल चुकी हो। वो तितली मुखी फूल एक रहस्यमयी फूल है, जिसे छूने से इंसान तितली में बदल जाता है, इसीलिए कभी वापस नहीं आता। और लोग समझते हैं कि वह तितली मुखी फूल को छूने से वो इंसान मर जाता है। इसीलिए अगर तुम यहीं कहीं हो तो मेरे पास आओ। उस बूढ़ी औरत के ऐसा कहते ही अमृता, जो कि एक तितली में बदली हुई थी, उस बूढ़ी औरत के पास उड़ते हुए जाती है। तो क्या ये तितली ही मेरी अमृता दीदी है? मेरे बुलाने पर ये तितली ही आई। इसका मतलब तो यही है कि यही तुम्हारी दीदी अमृता है। अमृता, मैं मेरे बेटे की तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से पहले जैसा कर दूंगी। माखनलाल जी, माखनलाल जी। अरे क्या बात है वैद्य जी, आप ऐसे हाँफते हुए क्यों आए हैं? अरे सब ठीक तो है ना? अरे कुछ ठीक नहीं है माखनलाल जी, कुछ ठीक नहीं है। वो तितली मुखी फूल की अफवाह कि जो भी उस फूल को तोड़ने की कोशिश करता है कभी वापस नहीं आता। अरे वो झूठी है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? पर ये आपको कैसे पता? अरे क्योंकि मैंने अभी अभी अमृता को देखा, वो सोने के गहने पहन के थी। उस फूल को तोड़ने से सोना मिलता है। शायद इसलिए लोगों ने झूठी अफवाहें फैला दी ताकि कोई उस फूल को न तोड़े। अच्छा, तो ये बात है। अगर ऐसा है तो मैं उन सारे ही तितली मुखी फूल को तोड़ लूंगा ताकि ये अमृता या कोई और उसे न ले सके। नहीं तो सभी लोग हमसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे, फिर तो हमारी कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। ऐसा कहकर मक्खनलाल बिना कुछ सोचे समझे या सच का पता लगाए ही उस पहाड़ी जंगल में चला जाता है और वहाँ पहुंचकर उस तितली मुखी फूल को तोड़ लेता है। लेकिन जैसे ही वो फूल को तोड़ता है, एक रोशनी चमकती है और वो भी तितली में बदल जाता है। ये क्या? ये मैं तितली में कैसे बदल गया? हाँ। मैं ठीक हो गई अम्मा। ये तो होना ही था। इस फूल से जो भी इंसान तितली में बदल जाता है और फिर से इंसान में बदलना चाहता है, तो उसके लिए उसे किसी दूसरे इंसान की कुर्बानी देनी पड़ती है। और मक्खनलाल की वजह से ही तुम तितली बनी हो। इसकी कुर्बानी देना ही सही लगा मुझे, इसीलिए अपने बेटे से कहकर मैंने ये चाल चलवाई। अच्छा, तो ये बात है। और ये वैद्य भी इन सब से मिला हुआ था। मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। मेरी कोई आवाज ही नहीं सुन सकता। अब मैं क्या करूं? कोई है? मुझे बचाओ। मैं जिंदगी भर तितली बनकर नहीं रहना चाहता। कोई है? हो सके तो मुझे भी माफ कर देना अमृता बेटी। मैं एक वैद्य हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है दूसरों का इलाज करना, न कि चंद पैसों के लालच में किसी के साथ बुरा करना। मेरी माँ ने मुझे समझाया तो मैं समझा कि मैंने कितना गलत किया। कोई बात नहीं वैद्य जी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि ये मक्खनलाल अब मुझे कभी परेशान नहीं करेगा और अब मैं इस गांव में खुशी खुशी रह सकती हूँ। लेकिन अमृता तितली से फिर से इंसान में बदल जाती है, जिसके बाद सब ठीक हो जाता है और अमृता को मक्खनलाल से छुटकारा मिल जाता है और मक्खनलाल को
अपने किए की सजा। और 2 दिनों में ही मुन्ना भी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है और वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।